नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक अध्याय पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय है घरेलू व व्यावसायिक वायरिंग। एक इलेक्ट्रिशियन का कौशल उसकी वायरिंग से ही पहचाना जाता है। चाहे वह एक छोटे से कमरे की वायरिंग हो या एक बड़ी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग या शॉपिंग मॉल की वायरिंग। इस अध्याय में हम वायरिंग के भारतीय विद्युत नियमों से लेकर वायरिंग के प्रकार, आवश्यक सामग्री, सर्किट डायग्राम और वायरिंग की टेस्टिंग तक हर पहलू को बहुत गहराई से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वायरिंग कहते किसे हैं। विद्युत शक्ति को मीटर बोर्ड से लेकर विभिन्न उपभोग बिंदुओं जैसे पंखा, लाइट, मोटर और सॉकेट तक सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाने के लिए तारों का जो जाल बिछाया जाता है, उसे वायरिंग कहते हैं। वायरिंग ऐसी होनी चाहिए जो दिखने में सुंदर हो, यांत्रिक रूप से मजबूत हो, आग और नमी से सुरक्षित हो और भविष्य में विस्तार करने योग्य हो। वायरिंग शुरू करने से पहले हमें भारतीय विद्युत नियम यानी आईई रूल्स 1956 का ज्ञान होना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन न करने पर दुर्घटना हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम, किसी भी भवन में वायरिंग करते समय सप्लाई का वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर सिंगल फेज है। दूसरा नियम, लाइट और पंखे के उपरिपथ में अधिकतम 10 पॉइंट हो सकते हैं और कुल लोड 800 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर लोड इससे बढ़ता है तो दूसरा सर्किट बनाना पड़ेगा। तीसरा नियम, पावर उपरिपथ, जिसमें हीटर, गीजर या एसी लगते हैं, उसमें अधिकतम 2 पॉइंट हो सकते हैं और कुल लोड 3000 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। चौथा नियम, सभी धात्विक आवरण जैसे लोहे के स्विच बोर्ड, मोटर की बॉडी और कंड्यूट पाइप को अर्थिंग से जोड़ना अनिवार्य है। पांचवा नियम, लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल धारा के 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। छठा नियम, स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए। इसे प्रवेश द्वार के दाईं ओर लगाना चाहिए। सातवां नियम, छत के पंखे की फर्श से ऊंचाई कम से कम 2.55 मीटर होनी चाहिए। अब हम वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री यानी एक्सेसरीज के बारे में विस्तार से जानेंगे। इन्हें उनके काम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आती हैं नियंत्रक युक्तियां यानी कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। इसमें मुख्य रूप से स्विच आते हैं। स्विच का काम धारा को चालू या बंद करना है। इसे हमेशा फेज तार यानी जीवित तार के रास्ते में ही लगाना चाहिए, कभी भी न्यूट्रल में नहीं। अगर आप इसे न्यूट्रल में लगाएंगे तो उपकरण बंद होने पर भी उसमें करंट रहेगा, जो खतरनाक है। स्विच कई प्रकार के होते हैं। एकल ध्रुव स्विच यानी वन वे स्विच। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। यह एक लैंप को एक जगह से कंट्रोल करता है। द्विमार्गी स्विच यानी 2 वे स्विच। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसका उपयोग जीने की वायरिंग में एक लैंप को 2 जगहों से कंट्रोल करने के लिए होता है। इंटरमीडिएट स्विच। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। इसका उपयोग एक लैंप को 3 या अधिक जगहों से कंट्रोल करने के लिए होता है, जैसे लंबी गैलरी या गोदाम में। पुश बटन स्विच। यह घंटी बजाने के लिए प्रयोग होता है। यह तभी तक ऑन रहता है जब तक इसे दबाकर रखा जाए। आईसीडीपी स्विच। इसका पूरा नाम आयरन क्लैड डबल पोल स्विच है। यह मुख्य स्विच के रूप में सिंगल फेज सप्लाई के लिए प्रयोग होता है। इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ कटते हैं। आईसीटीपी स्विच। यह आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच है। यह 3 फेज सप्लाई के लिए प्रयोग होता है। दूसरी श्रेणी है धारक युक्तियां यानी होल्डिंग एक्सेसरीज। इसमें लैंप होल्डर आते हैं।
लैंप होल्डर का चुनाव लैंप के वॉट और जगह के अनुसार किया जाता है। बैटन होल्डर, इसे दीवार या लकड़ी के बोर्ड पर सीधा कसा जाता है। यह सबसे सामान्य है। एंगल होल्डर, यह दीवार पर लगाया जाता है, लेकिन इसका सॉकेट 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है ताकि रोशनी फर्श पर आए। पेंडेंट होल्डर, इसे लचीली तार के साथ लटकाया जाता है। ब्रैकेट होल्डर, इसे दीवार पर लगे ब्रैकेट पर कसा जाता है ताकि लैंप को दीवार से थोड़ा दूर रखा जा सके। होल्डर के प्रकारों में भी अंतर है। 200 वॉट तक के लैंप के लिए हम बेयोनेट कैप टाइप होल्डर का प्रयोग करते हैं जिसमें पिन होती हैं। 200 वॉट से 300 वॉट तक के लिए हम एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग करते हैं जिसमें चूड़ियां होती हैं। और 300 वॉट से ऊपर के लैंप जैसे फ्लड लाइट के लिए गोलियत एडिसन स्क्रू होल्डर का प्रयोग होता है। तीसरी श्रेणी है निर्गत युक्तियां यानी आउटलेट एक्सेसरीज। इसमें सॉकेट और प्लग आते हैं। सॉकेट दो प्रकार के होते हैं, 2 पिन और 3 पिन। 3 पिन सॉकेट में 3 छिद्र होते हैं। ऊपर वाला छिद्र मोटा और बड़ा होता है, यह अर्थिंग के लिए है। नीचे के 2 छिद्र फेज और न्यूट्रल के लिए होते हैं। अर्थ पिन को मोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका प्रतिरोध कम हो सके और उसे गलती से फेज या न्यूट्रल में न डाला जा सके। साथ ही वह लंबा भी होता है ताकि प्लग लगाते समय सबसे पहले अर्थ कनेक्शन बने और निकालते समय सबसे बाद में टूटे, जिससे यूजर को सुरक्षा मिले। सॉकेट 6 एम्पियर और 16 एम्पियर क्षमता में आते हैं। चौथी श्रेणी है सुरक्षा युक्तियां यानी सेफ्टी एक्सेसरीज। इसमें फ्यूज और एमसीबी आते हैं। फ्यूज एक सबसे सस्ता और सरल सुरक्षा उपकरण है। किटकैट फ्यूज घरों में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बेस और कैरियर। कैरियर में हम टिन और लेड की मिश्र धातु का तार बांधते हैं। जब करंट सीमा से अधिक होता है तो यह तार पिघल जाता है। आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ने ले ली है। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। जब ओवरलोड होता है तो यह पत्ती गर्म होकर मुड़ जाती है और स्विच को ट्रिप कर देती है। शॉर्ट सर्किट के लिए इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। एमसीबी को बदलना नहीं पड़ता, बस ट्रिप होने पर दोबारा ऑन करना पड़ता है। एमसीबी अलग अलग रंगों की नॉब में आती है जो उनके उपयोग को दर्शाती है। जैसे हरे रंग की नॉब लाइटिंग के लिए और नीले रंग की नॉब मोटर के लिए। पांचवी श्रेणी है सामान्य एक्सेसरीज। इसमें सीलिंग रोज आता है। यह छत पर पंखे या पेंडेंट होल्डर को कनेक्शन देने के लिए लगाया जाता है। इसमें 2 या 3 प्लेटें होती हैं। अडाप्टर, इसका प्रयोग होल्डर से कनेक्शन लेकर किसी और उपकरण को चलाने के लिए होता है। अब हम वायरिंग के विभिन्न प्रकारों यानी वायरिंग सिस्टम्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वायरिंग का चुनाव बजट, सुरक्षा और दिखावट पर निर्भर करता है। क्लीट वायरिंग, यह सबसे पुरानी और सस्ती वायरिंग है। इसमें चीनी मिट्टी की बनी क्लीट का प्रयोग होता है जो 2 भागों में होती है, बेस और केप। तारों को इन क्लीट्स के बीच में फंसाकर दीवार पर पेंच से कस दिया जाता है। 2 क्लीट्स के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक अस्थायी वायरिंग है। इसका प्रयोग शादी विवाह के पंडालों, निर्माणाधीन भवनों या सेना के कैंपों में होता है। इसके लाभ, यह सस्ती है, इसे लगाना और हटाना आसान है, फॉल्ट ढूंढना आसान है। इसकी हानियां, यह दिखने में भद्दी लगती है, तार खुले होने के कारण धुएं और नमी से खराब हो जाते हैं, यांत्रिक चोट लगने का डर रहता है। कास्ट की बैटन वायरिंग, इसे सीटीएस, कैब टायर शीथ या टीआरएस
टफ रबर शीथ वायरिंग भी कहते हैं। इसमें सागौन की लकड़ी की पट्टियों को दीवार पर रावल प्लग और पेंच से कसा जाता है। इन पट्टियों पर तारों को रखकर पीतल या टिन की क्लिप से कस दिया जाता है। क्लिप के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर क्षैतिज में और 15 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर में होनी चाहिए। इसके लाभ, यह देखने में ठीक लगती है, सस्ती है। इसकी हानियां, इसमें आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा है, दीमक लग सकती है और यह नमी वाली जगहों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अब इसका प्रयोग बंद हो गया है। केसिंग कैपिंग वायरिंग, यह आजकल बहुत प्रचलित है। पुराने जमाने में यह लकड़ी की होती थी, लेकिन अब यह पीवीसी की होती है। इसमें एक आयताकार नाली होती है जिसे केसिंग कहते हैं और एक ढक्कन होता है जिसे कैपिंग कहते हैं। पहले केसिंग को दीवार पर कसा जाता है, फिर उसमें तार बिछाए जाते हैं और ऊपर से कैपिंग को दबाकर लॉक कर दिया जाता है। इसके लाभ, यह दिखने में बहुत सुंदर और साफ सुथरी लगती है। यह बिजली के झटके से पूरी सुरक्षा देती है। इसमें नमी और रसायनों का असर नहीं होता। इसमें नए पॉइंट बढ़ाना आसान है। इसकी हानियां, यह थोड़ी महंगी पड़ती है। अगर प्लास्टिक घटिया है तो आग पकड़ सकती है। नालीदार या कंड्यूट वायरिंग, यह सबसे सुरक्षित और आधुनिक वायरिंग है। इसमें लोहे या पीवीसी के पाइपों के अंदर से तार ले जाए जाते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहली है सतही या सरफेस कंड्यूट वायरिंग। इसमें पाइप दीवार के ऊपर क्लिप या सैडल की मदद से कसे जाते हैं। यह फैक्ट्रियों, कार्यशालाओं और गोदामों में की जाती है, जहां वायरिंग को बदलना या ठीक करना बार बार पड़ता है। दूसरी है भूमिगत या कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। यह सबसे महंगी और शानदार वायरिंग है। इसमें भवन निर्माण के समय ही दीवार और छत में झिरी काटकर पाइप दबा दिए जाते हैं। प्लास्टर होने के बाद पाइप दिखाई नहीं देते, केवल स्विच बोर्ड और जंक्शन बॉक्स दिखाई देते हैं। इसके लाभ, यह आग, पानी, यांत्रिक चोट और चूहों से 100% सुरक्षा देती है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। यह कमरे की सुंदरता को नहीं बिगाड़ती। इसकी हानियां, यह सबसे महंगी है। इसे लगाने के लिए कुशल कारीगर चाहिए। इसमें बाद में परिवर्तन करना या फॉल्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कंड्यूट वायरिंग में एक महत्वपूर्ण नियम है स्पेस फैक्टर। पाइप के अंदर तारों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि पाइप का कम से कम 40% हिस्सा खाली रहे, ताकि हवा जा सके और भविष्य में तार बदले जा सकें। अब हम वायरिंग करने की विधियों यानी सिस्टम ऑफ वायरिंग पर बात करेंगे। मुख्य रूप से दो तरीके अपनाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स विधि। इस विधि में मुख्य लाइन से कनेक्शन लेने के लिए जगह-जगह जंक्शन बॉक्स लगाए जाते हैं। इसमें तारों को काटकर या छीलकर जोड़ा जाता है। फायदा, इसमें तार कम लगता है क्योंकि हम सीधे रास्ते से कनेक्शन ले लेते हैं। नुकसान, इसमें जगह-जगह जोड़ हो जाते हैं। अगर जोड़ ढीला रह जाए तो स्पार्किंग होती है। ब्रिटानिया जोड़, यह ओवरहेड लाइनों में 4 मिलीमीटर या उससे मोटे तारों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। यह काफी मजबूत होता है। वेस्टर्न यूनियन जोड़, इसे ऐंठा हुआ जोड़ भी कहते हैं। यह वहां प्रयोग होता है जहां तार पर खिंचाव, टेंशन बहुत ज्यादा हो। मैरिड जोड़, यह रेशेदार स्ट्रैंडेड केबलों को सीधी लाइन में जोड़ने के लिए होता है। इसमें तारों के रेशों को आपस में फंसाकर बुना जाता है। जोड़ लगाने के बाद उस पर सोल्डरिंग करना और टेप लगाना अनिवार्य है ताकि वहां स्पार्किंग न हो और इंसुलेशन बना रहे। सोल्डरिंग करने से जोड़ का प्रतिरोध कम हो जाता है और मजबूती बढ़ जाती है।
एल्यूमिनियम के तारों के लिए विशेष सोल्डर और फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे एरे नंबर 7 फीट और एल कापी कहते हैं। अब हम वायरिंग के उस हिस्से पर बात करेंगे जो किसी भी इमारत की बिजली व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है, और वह है वितरण प्रणाली। बिजली को मेन बोर्ड से अलग अलग कमरों तक कैसे बांटा जाए, इसके दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है वृक्ष प्रणाली यानी ट्री सिस्टम। यह पुरानी विधि है। इसमें मेन लाइन से वैसे ही शाखाएं निकलती हैं जैसे पेड़ से टहनियां निकलती हैं। इसमें जगह जगह टी जॉइंट लगाए जाते हैं और फ्यूज लगाए जाते हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें बहुत सारे जोड़ हो जाते हैं। अगर कहीं वोल्टेज कम आ रही है या कोई फॉल्ट हो गया है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जोड़ फर्श या छत के अंदर छुपे हो सकते हैं। साथ ही अलग अलग फ्यूज अलग अलग जगहों पर होने से उन्हें बदलना मुश्किल होता है। इसलिए अब इसका प्रयोग लगभग बंद हो गया है। दूसरा और आधुनिक तरीका है वितरण बोर्ड प्रणाली यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। आज के समय में हर अच्छी वायरिंग इसी सिस्टम से होती है। इसमें मीटर के बाद एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डीबी लगाया जाता है। इस बोर्ड में तांबे की पट्टियां होती हैं जिन्हें बसबार कहते हैं। यहीं से हर कमरे या हर सर्किट के लिए अलग अलग लाइनें निकलती हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें तारों के बीच में कोई जोड़ नहीं होता। हर सर्किट का अपना अलग फ्यूज या एमसीबी एक ही जगह बॉक्स में लगा होता है। अगर किसी एक कमरे में शॉर्ट सर्किट हो तो सिर्फ उसी कमरे की एमसीबी गिरेगी, पूरे घर की लाइट नहीं जाएगी। इसमें फॉल्ट ढूंढना और रिपेयर करना बहुत आसान होता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है क्योंकि हर सर्किट मेन बोर्ड से जुड़ा होता है। अब हम कंड्यूट वायरिंग में इन सबको 4500 वर्ड में अलग अलग कर दूं, जबकि HRC फ्यूज के लिए यह 1.1 होता है। HRC फ्यूज यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। यह फ्यूज वहां प्रयोग होता है जहां शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज्यादा होने की संभावना हो, जैसे सबस्टेशन या बड़ी फैक्ट्रियों में। इसके अंदर चीनी मिट्टी की नली में फ्यूज तार होता है और उसके चारों तरफ सिलिका रेत यानी बालू भरी होती है। यह रेत आर्क को बुझाने और ठंडा करने का काम करती है। इसकी खासियत यह है कि यह एक निश्चित समय के बाद ही उड़ता है और एजिंग इफेक्ट यानी समय के साथ खराब होने का असर इस पर नहीं होता। अब एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के वर्गीकरण को समझते हैं। आपने देखा होगा कि एमसीबी पर बी, सी या डी लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? बी टाइप एमसीबी यह अपने रेटेड करंट से 3 से 5 गुना करंट पर ट्रिप होती है। इसका उपयोग घरेलू वायरिंग, हीटर और लाइटिंग सर्किट के लिए होता है जहां करंट अचानक नहीं बढ़ता। सी टाइप एमसीबी यह 5 से 10 गुना करंट पर ट्रिप होती है। इसका उपयोग छोटी मोटरों, पंखों और फ्लोरोसेंट लैंप के लिए होता है जहां स्टार्ट करते समय थोड़ा झटका लगता है। डी टाइप एमसीबी यह 10 से 20 गुना करंट पर ट्रिप होती है। इसका उपयोग एक्सरे मशीनों, वेल्डिंग मशीनों और बड़ी इंडस्ट्रियल मोटरों के लिए होता है जहां स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है। सुरक्षा में एक और क्रांतिकारी डिवाइस है ELCB या RCCB। ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यह वोल्टेज के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन आजकल इसकी जगह RCCB यानी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर ने ले ली है। यह बहुत ही संवेदनशील उपकरण है। यह करंट के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी कार्यप्रणाली बहुत रोचक है।
यह इस बात पर नजर रखता है कि फेज तार से कितना करंट गया और न्यूट्रल तार से कितना वापस आया। सामान्य स्थिति में जाने वाला और आने वाला करंट बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने नंगे तार को छू लिया तो कुछ करंट उसके शरीर से जमीन में चला जाएगा, यानी न्यूट्रल से वापस आने वाला करंट थोड़ा कम हो जाएगा। आरसीसीबी इस छोटे से अंतर को भांप लेता है और मिलीसेकंड के अंदर सप्लाई काट देता है। घरेलू सुरक्षा के लिए 30 मिलीएम्पियर 30 माह संवेदनशीलता वाली आरसीसीबी लगानी चाहिए। अब हम वायरिंग के आरेखों यानी डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। एक इलेक्ट्रिशियन को नक्शा पढ़ना आना चाहिए। वायरिंग में 3 तरह के डायग्राम बनते हैं। पहला है लेआउट डायग्राम या योजना आरेख। इसमें हम घर के नक्शे पर दिखाते हैं कि बल्ब, पंखा और सॉकेट किस दीवार पर और कहाँ लगेंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि तार किस रास्ते से जाएगा। दूसरा है सर्किट डायग्राम या परिपथ आरेख। यह सबसे तकनीकी होता है। इसमें हम सिंबल का उपयोग करके दिखाते हैं कि फेज और न्यूट्रल तार कैसे स्विच से होते हुए लोड तक जा रहे हैं। इसमें वास्तविक स्थिति नहीं बल्कि कनेक्शन का तरीका दिखाया जाता है। तीसरा है इंस्टॉलेशन डायग्राम या स्थापना आरेख। इसमें यह दिखाया जाता है कि हकीकत में दीवार पर पाइप और बोर्ड कैसे दिखेंगे, कितने लैंप होंगे और उनकी ऊंचाई क्या होगी। वायरिंग का आकलन यानी एस्टिमेशन बनाना एक कला है। वायरिंग शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितना तार लगेगा। इसके लिए कुछ थंब रूल्स यानी सामान्य नियम होते हैं। तार की लंबाई निकालने के लिए हम क्षैतिज रन, दीवार पर सीधा पाइप और ऊर्ध्वाधर ड्रॉप स्विच बोर्ड तक नीचे आने वाला पाइप को जोड़ते हैं। स्विच बोर्ड तक तार नीचे लाने के लिए हम छत से 1.5 मीटर नीचे तक की लंबाई मानते हैं। दीवार को पार करने के लिए दीवार की मोटाई लगभग 0.3 मीटर जोड़ते हैं। कुल तार की लंबाई निकालते समय हम गणना की गई लंबाई में 15 से 20% अतिरिक्त तार जोड़ते हैं, जिसे वेस्टेज या बर्बादी कहते हैं, क्योंकि जोड़ों में और छीलने में तार खराब होता है। केबल का चयन करते समय वोल्टेज ड्रॉप की गणना करना भी जरूरी है। नियम के अनुसार सप्लाई वोल्टेज में 3% से ज्यादा की गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर तार बहुत लंबा है तो हमें मोटा तार इस्तेमाल करना पड़ेगा, भले ही लोड कम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है और वह वोल्टेज को रास्ते में ही गिरा देगा, जिससे पंखे धीरे चलेंगे और बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी। अंत में जोड़ों जॉइंट्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। यद्यपि हम लूप-इन विधि में जोड़ों से बचते हैं, लेकिन ओवरहेड लाइनों या अस्थायी वायरिंग में जोड़ लगाने पड़ते हैं और दीवार के अंदर उसे ढूंढना मुश्किल होता है। यह विधि अब कम प्रयोग होती है। लूप-इन विधि यह सबसे अच्छी और मानक विधि है। इसमें तारों को बीच में कहीं भी काटा या जोड़ा नहीं जाता। फेज तार स्विच से स्विच में लूप बनाते हुए जाता है और न्यूट्रल तार सीलिंग रोज या होल्डर से लूप बनाते हुए आगे बढ़ता है। हर पॉइंट पर तार को पूरा कसा जाता है। फायदा, इसमें कोई छुपा हुआ जोड़ नहीं होता, इसलिए फॉल्ट ढूंढना आसान है। स्पार्किंग का खतरा कम होता है। नुकसान, इसमें तार की लंबाई थोड़ी ज्यादा लगती है, इसलिए खर्चा बढ़ता है। अब हम कुछ विशेष वायरिंग परिपथों को समझेंगे जो एक इलेक्ट्रिशियन को जुबानी याद होने चाहिए। जीने की वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग। इसका उद्देश्य एक लैंप को 2 अलग-अलग स्थानों से, जैसे सीढ़ी के नीचे और ऊपर, चालू और बंद करना है। इसमें 2 टू वे स्विच प्रयोग होते हैं। कनेक्शन, दोनों स्विच के ऊपर वाले टर्मिनलों को आपस में जोड़े, नीचे वाले टर्मिनलों को आपस में जोड़े।
पहले स्विच के बीच वाले कॉमन टर्मिनल पर फेस दें। दूसरे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से हाफ वायर निकालकर लैंप को दें। लैंप का दूसरा सिरा न्यूट्रल से जोड़ दें। अब आप नीचे से लाइट ऑन करके ऊपर जाकर बंद कर सकते हैं। गलियारा वायरिंग, कॉरिडोर वायरिंग। लंबे गलियारों के लिए यह वायरिंग होती है। इसमें व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आगे की लाइट जलती जाती है और पीछे की बंद होती जाती है। इसमें शुरू और अंत में टू वे स्विच और बीच में इंटरमीडिएट स्विच लगाए जाते हैं। गोदाम वायरिंग, गोडाउन वायरिंग। इसमें भी एक लाइट जलती है और पिछली बंद होती है। इसमें पहला स्विच वन वे होता है और बाकी सारे टू वे होते हैं। कनेक्शन एक श्रृंखला में होते हैं। मास्टर स्विच वायरिंग। यह हॉस्टल या होटलों के लिए होती है। इसमें हर कमरे का अपना स्विच होता है, लेकिन मैनेजर के पास एक मास्टर स्विच होता है। जब मास्टर स्विच ऑफ होता है तो लोग अपनी मर्जी से लाइट जला बुझा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर स्विच ऑन किया जाता है, सारी लाइटें जल जाती हैं और कोई उन्हें अपने स्विच से बंद नहीं कर सकता। यह इमरजेंसी या चेकिंग के लिए होती है। वायरिंग लेआउट और अनुमान, एस्टिमेशन। किसी भी वायरिंग को शुरू करने से पहले उसका लेआउट बनाना जरूरी है। सबसे पहले घर का नक्शा बनाएं। फिर तय करें कि मीटर बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ लगेंगे। मीटर हमेशा घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर होना चाहिए। फिर हर कमरे में लाइट, पंखे और सॉकेट की जगह तय करें। इसके बाद लोड की गणना करें। जैसे एक लाइट 60 वॉट, पंखा 60 वॉट, सॉकेट 100 वॉट, पावर सॉकेट 1000 वॉट। कुल लोड के हिसाब से मेन स्विच और केबल का साइज चुनें। लाइट और पंखे के लिए 1.5 वर्ग मिमी का तांबे का तार या 2.5 वर्ग मिमी का एल्यूमिनियम तार प्रयोग करें। पावर सर्किट के लिए 2.5 वर्ग मिमी या 4 वर्ग मिमी का तांबे का तार प्रयोग करें। वायरिंग सामग्री की लिस्ट बनाते समय हमेशा 10 से 15% सामान एक्स्ट्रा जोड़े, जिसे आकस्मिक व्यय कहते हैं। वायरिंग का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ वायरिंग। वायरिंग पूरी होने के बाद सप्लाई चालू करने से पहले उसकी टेस्टिंग करना अनिवार्य है। यह टेस्टिंग मेगा नामक उपकरण से की जाती है, जो 500 वोल्ट डीसी पैदा करता है। ध्रुवता परीक्षण, पोलैरिटी टेस्ट। इसमें यह चेक किया जाता है कि सभी सिंगल पोल स्विच फेज तार में ही लगे हैं या नहीं। अगर स्विच न्यूट्रल में लगा होगा तो ऑफ करने पर भी होल्डर में करंट आएगा, जो गलत है। लघु परिपथ परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें यह देखा जाता है कि कहीं फेज और न्यूट्रल तार आपस में टच तो नहीं हो रहे। इसके लिए सारे स्विच ऑन करें और सारे बल्ब पंखे हटा दें। अब मेगर के दोनों तार फेज और न्यूट्रल पर लगाएं। रीडिंग शून्य नहीं आनी चाहिए। अगर शून्य है तो शॉर्ट सर्किट है। इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें तारों के ऊपर चढ़े पीवीसी की जांच होती है। मेगर का एक तार वायरिंग के फेस पर और दूसरा तार न्यूट्रल पर लगाएं। रीडिंग 1 मेगाओम से कम नहीं आनी चाहिए। अर्थ निरंतरता परीक्षण, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। इसमें यह चेक किया जाता है कि अर्थिंग का तार मीटर बोर्ड से लेकर हर सॉकेट के अर्थ पिन तक बिना टूटे पहुंचा है या नहीं। इसका प्रतिरोध 1 ओम से कम होना चाहिए। व्यावसायिक वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग। व्यावसायिक इमारतों जैसे मॉल, अस्पताल या ऑफिस में वायरिंग घरेलू वायरिंग से थोड़ी अलग होती है। वहां लोड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां 3 फेज सप्लाई ली जाती है। वहां बसबार चैम्बर का प्रयोग होता है, जहां से तांबे की पत्तियों, बस बार्स के द्वारा सप्लाई बांटी जाती है।
वहां आग से सुरक्षा के लिए स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म सिस्टम की वायरिंग भी साथ में की जाती है। वहां आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था, इमरजेंसी लाइटिंग के लिए अलग से इन्वर्टर या जनरेटर की लाइन बिछाई जाती है। बड़ी इमारतों में राइजर सिस्टम का प्रयोग होता है, जिसमें केबलों को वर्टिकल डक्ट शाफ्ट के जरिए हर फ्लोर पर ले जाया जाता है। अब हम वायरिंग के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी सुरक्षा युक्तियों को और गहराई से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज की तकनीकी शब्दावली की, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। फ्यूज में 3 मुख्य पद होते हैं। पहला है रेटेड करंट या निर्धारित धारा। यह वह अधिकतम धारा है जिसे फ्यूज बिना पिघले लगातार गुजार सकता है। दूसरा है फ्यूजन करंट या पिघलन धारा। यह वह न्यूनतम धारा है जिस पर फ्यूज का तार पिघलकर टूट जाता है। याद रखिए, फ्यूजिंग करंट हमेशा रेटेड करंट से ज्यादा होता है। तीसरा है फ्यूजिंग फैक्टर या संगलन गुणांक। यह फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात होता है। इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। किटकैट फ्यूज के लिए यह लगभग 1.4 से 2 होता है।